A cart supports a cubic tank filled with a liquid up to top. The cart moves with a constant acceleration a in the horizontal direction. The tank is tightly closed. Assume that lid does not exert any pressure on the liquid when in motion with uniform acceleration. The pressure at the point at a depth h and a distance l from the front wall is. ठीक, तो इसमें सिचुएशन इस तरह से है कि एक क्यूबिक टैंक है और ये पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। ठीक है, ये जो है वो पूरा ऊपर तक ऐसे भरा हुआ है, फुल है। और ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया और ये ए एसलेशन से आगे एसलेट कर रहा है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि एज्यूम दैट द लिड डज नॉट एक्सर्ट एनी प्रेशर ऑन द लिक्विड व्हेन इन मोशन विद यूनिफॉर्म एसलेशन, द प्रेशर एट द पॉइंट एट ए डेप्थ एच एंड डिस्टेंस एल फ्रॉम द फ्रंट वॉल। ठीक है, हमें एक ऐसा पॉइंट लेना है जो एच डेप्थ पे हो। मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई एक पॉइंट लिया है, ये इस तरह से पॉइंट, इसकी डेप्थ तो एच है, ये तो एच है, और फ्रंट वॉल से कितना पीछे है, तो फ्रंट वॉल से एल डिस्टेंस पीछे, तो यहाँ प्रेशर कितना होगा। ठीक, तो नीचे जाने पे प्रेशर जो है, नीचे जाने पे प्रेशर रो जी एच से बढ़ता है और पीछे जाने पे प्रेशर रो ए एल से बढ़ेगा, क्योंकि एसलेशन आगे है तो सूडो फोर्स पीछे लगेगा और जैसे जैसे पीछे जाते जाएंगे प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा। तो जो प्रेशर बढ़ेगा, जो प्रेशर होगा उस पॉइंट पे, वो आपका होगा रो जी एच, नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ा है, प्लस रो ए एल, पीछे जाने पे प्रेशर बढ़ा है। तो आंसर क्या बनेगा, रो जी एच प्लस रो ए एल। अब डेंसिटी उन्होंने डी दी हुई है तो डी जी एच प्लस डी ए एल, तो आपका आंसर बन जाएगा सी पार्ट। सी पार्ट आपका आंसर बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एक यूट्यूब कंटेनिंग ए लिक्विड is accelerated horizontally with a constant acceleration a. If the separation between the two vertical limbs is l, then the difference in the height of the liquid in the two arms is. ठीक, ये बिल्कुल आसान है। ठीक, पहले ड्रॉ करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो इस तरह से एक यूट्यूब है, और इस यूट्यूब में इसके दोनों लिम्स के बीच का ये जो सेपरेशन है ये एल दिया हुआ है और एक्सेलरेशन इसका ए है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो लिक्विड की हाइट है वो कम होगी और यहाँ लिक्विड की हाइट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि सूडो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा तो लिक्विड पीछे जाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से पीछे वाले लिम में हाइट जो है वो ऊपर हो जाएगी, नीचे पहले वाले में कम हो जाएगी। और इनमें डिफरेंस कितना होगा यही आपको फाइंड करना है। लेट से ये डिफरेंस डेल्टा एच है और ये लेंथ एल है। तो खास बात ये है कि ये जो एंगल बनेगा टेन थीटा, वो हम ए बाई जी से सेटल कर लेंगे। ये एंगल अगर हम लिखें थीटा, ऐसे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, तो जो टेन थीटा होता है वो होता है ए बाई जी। अब टेन थीटा यहाँ दिख कितना रहा, तो टेन थीटा दिख रहा है हाइट में डिफरेंस डेल्टा एच अपॉन एल, और ये बन जाएगा आपका ए बाई जी। और आपको निकालना है कि हाइट में डिफरेंस कितना होगा, तो डेल्टा एच निकालना है। तो आंसर क्या बनेगा, ए इंटू एल बाई जी। सो योर आंसर विल बी ए इंटू एल बाई जी, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इन द टेबल शोन बिलो कॉलम 2 शोज द पॉसिबल आउटकम टू द वाटर लेवल ऑफ ए स्विमिंग पूल व्हेन ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द बोट इन इट डज एनी वन ऑफ द एक्शन शोन इन द कॉलम 1। ठीक, तो इसमें क्या है, एक स्विमिंग पूल है, उसमें एक बोट है, बोट के अंदर पर्सन है। ठीक है, तो बना लेते हैं एक डायग्राम छोटा सा बना लेते हैं। मान लिया ये पूल है और पूल के अंदर एक बोट है, और बोट के अंदर एक पर्सन खड़ा हुआ है। और पानी किसी लेवल तक है। ये सिचुएशन है। अब कह रहे हैं उसके अंदर एक स्टोन भी है, 20 kg का आयरन एंकर है। ठीक है, और 20 kg का वुड है, मतलब दो चीज़ें रखी हुई हैं उसके अंदर। ठीक है, एक तो आयरन का एंकर है 20 kg का, ये ऐसे बना लेता हूँ मैं इस तरह से, ये आयरन का एंकर है 20 kg का।
और एक लॉग है, वुड का लॉग है, ये भी 20 kg का है। ठीक है, ये दो चीज़ें बोट के अंदर रखी हुई हैं। अब क्या कह रहे हैं वो ध्यान से समझना। कह रहे हैं ही थ्रोज ए 20 kg आयरन एंकर फ्रॉम द बोट इनटू द वाटर विच सेटल्स एट द बॉटम। ऑब्वियसली चला जाएगा क्योंकि आयरन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो जैसे ही आयरन के अंदर भेजेगा तो उसकी वजह से वाटर लेवल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक, तो अब जब आयरन का एंकर बोट के अंदर है तो उसने बोट को नीचे दबा रखा होगा, जिसकी वजह से बोट ने एक्स्ट्रा लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा, और वो एक्स्ट्रा लिक्विड का जो वेट है वो आयरन के एंकर के वेट के बराबर होना चाहिए, तभी बाइंसी फोर्स इतना क्रिएट होगा कि वो उसको बैलेंस कर पाएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे ज़रूरी बात है ये। जब एंकर बोट के अंदर है तो उसने बोट को दबाया होगा, बोट ने दबा होगा तो बोट ने एक्स्ट्रा लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा, वो जो एक्स्ट्रा लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा उसका वेट आयरन एंकर के वेट के बराबर होगा, तभी वो फ्लोटिंग स्टेट में रह सकता है। लेकिन जब आप आयरन एंकर को पानी के अंदर गिरा दोगे तब आयरन एंकर सिर्फ अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस कर पाएगा, जो कि काफ़ी कम होगा। तो पहले केस में लिक्विड ज़्यादा डिस्प्लेस किया है, बाद में कम लिक्विड डिस्प्लेस किया है, इसका मतलब पहले केस में लेवल पानी का ज़्यादा रहा होगा क्योंकि ये ज़्यादा बोट को नीचे इसने दबाया है, ज़्यादा लिक्विड डिस्प्लेस किया, लेवल अप रहा होगा। और दूसरे केस में कम लिक्विड डिस्प्लेस किया तो लेवल डाउन रहा होगा। तो पहला केस मुझे समझ में आया कि अगर मैं इसको अंदर पानी में गिरा दूंगा तो वाटर लेवल जो है वो कम हो जाएगा, वाटर लेवल जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इट बिकम्स लोअर, तो पहला सही है, फर्स्ट का पी मैच करेगा। अब 20 kg अगर वुड है जो कि फ्लोटिंग वुड है, उसको अगर पानी में गिराएंगे तो क्या होगा। तो वुड अभी भी फ्लोटिंग स्टेट में है और जब पानी में गिराएंगे तब भी फ्लोटिंग स्टेट में रहेगी, यानी वुड की वजह से जो एक्स्ट्रा लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है पहले और बाद में वो सेम रहेगा। वो पहले भी वुड के वेट के बराबर रहेगा, बाद में भी वुड के वेट के बराबर रहेगा। तो वुड के गिराने में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब सेकंड का जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा आर, फर्स्ट का आंसर बनेगा पी। ठीक, पानी, ही एम्प्टीज 20 kg ऑफ वाटर फ्रॉम द बोट इनटू द, पानी को पानी में डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेवल सेम रहेगा। तो थर्ड का भी आंसर क्या बनने वाला है, इट स्टेट द सेम। ठीक, और दूसरी बात, अगर पानी पूल में से कुछ पी ले तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इट स्टेट द सेम। यानी फर्स्ट का तो बनेगा पी, बाकी सबके बनेंगे आर। फर्स्ट का बनेगा पी, बाकी सबके आर बनेंगे। ठीक है, तो आंसर बनने वाला आपका बी, फर्स्ट का है पी, बाकी सबके आर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं वुडन ब्लॉक इज फ्लोटिंग इन ए वाटर टैंक, द ब्लॉक इज प्रेस्ड टू इट्स बॉटम, ड्यूरिंग द प्रोसेस वर्क डन इज इक्वल टू, क्या होगा। ठीक, वुड को हम नीचे प्रेस कर रहे हैं। ठीक है, वुड पानी का टैंक, मान लिया पानी का टैंक है और उसमें कोई वुडन ब्लॉक है, ये फ्लोट कर रहा होगा इस तरह से, और उसको हम दबा के नीचे लेके जा रहे हैं। तो mg तो नीचे ही लग रहा होगा और आप फोर्स भी नीचे ही लगा रहे हो, और अब थ्रस्ट ऊपर लग रहा होगा। तो आप किसके अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, mg तो आपके सपोर्ट में है, mg तो आपके सपोर्ट में, यानी आपको वर्क किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, अब थ्रस्ट के अगेंस्ट। या हम पूरा ढंग से कहें तो आपको वर्क करना पड़ेगा अब थ्रस्ट माइनस mg के अगेंस्ट। ठीक है, तो जरा देखते हैं और कोई आंसर बढ़िया हो तो वही टिक करेंगे फिर। हाँ बिल्कुल सही है, वर्क डन किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, वर्क डन अगेंस्ट अप थ्रस्ट माइनस लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो ये बनेगा वर्क डन बाई फोर्स F प्लस वर्क डन बाई mg प्लस वर्क डन बाई अप थ्रस्ट, तीनों का वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी जीरो, स्लोली लेके जा रहे होंगे। ठीक, तो वर्क डन बाई F मान लिया आपको निकालना है, mg का वर्क डन कितना हो जाएगा, तो mg का वर्क डन हो जाएगा प्लस mg और h नीचे लेके जा रहे हो। ठीक, अब थ्रस्ट का वर्क डन हो जाएगा माइनस अब थ्रस्ट इनटू h, क्योंकि अब थ्रस्ट तो ऊपर लग रहा है और लेके जा रहे हो नीचे, तो उसका वर्क डन नेगेटिव होगा। mg नीचे ही लग रहा है और नीचे लेके जा रहे हो, उसका वर्क डन पॉजिटिव होगा, इज इक्वल टू जीरो। तो वर्क डन बाई F कितना आने वाला, तो वर्क डन बाई F आपका आने वाला है, उस सबको उधर ले जाते हैं तो F अब थ्रस्ट इंटू h माइनस mgh, तो ये हो जाएगा वर्क डन कितना, वर्क डन अगेंस्ट अप थ्रस्ट माइनस लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो योर आंसर विल बी दिस सी पार्ट। A piece of ice is floating in a beaker containing water. When ice melts, temperature falls from 20 to 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर लेवल क्या होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होती है। तो अगर टेम्परेचर 20 से कम होकर 40 हो रहा है, सॉरी 4 हो रहा है, 20 से कम होकर 4 डिग्री सेल्सियस हो रहा है,
तो डेंसिटी जो है वो बढ़ रही है, डेंसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम कम होगा तो लेवल भी कम हो जाएगा, लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा। फॉल्स। A boy is carrying a bucket of water in one hand and piece of plastic in another. After transferring the plastic piece of to the bucket in which it floats, the boy will carry, तो सेम ही लोड कैरी करेगा, चाहे वो फ्लोट करे या सिंक कर जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक हाथ में बकेट थी, एक हाथ में प्लास्टिक थी, जो टोटल लोड पहले वो कैरी कर रहा था और जो बाद में कैरी करेगा वो सेम ही होगा। ठीक है, सेम लोड एज बिफोर। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो फ्लोट कर रही है कि सिंक कर जा रही है, वजन तो उसी ने संभालना है उसका। और जो बाइंसी फोर्स लगेगा वो तो इंटरमीडिएट फोर्स होगा। अगर प्लास्टिक पे ऊपर लगेगा तो पानी पे नीचे लगेगा, तो वो तो आपका इंटरनल फोर्स हुआ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो पर्सन, जो बॉय जो लोड कैरी कर रहा है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए बर्ड रेस्टिंग ऑन द फ्लोर ऑफ ए एयर टाइट बॉक्स विच इज टू बी कैरिड बाई ए बॉय स्टार्ट फ्लाइंग। ठीक है, सिचुएशन ये है कि एक एयर टाइट बॉक्स है, ध्यान से सुनना, और उसमें कोई बर्ड बैठी हुई है और किसी पर्सन ने उसको होल्ड करके रखा है, टेंशन टी है। तो जो टेंशन टी होगा वो इस केज का और बर्ड के वेट के बराबर होगा। केज का वेट मान लिया कैपिटल एम जी है और बर्ड का वेट मान लिया स्मॉल एम जी है, उनके बराबर होगा वो टेंशन टी। अब क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि उसने बर्ड ने उड़ना शुरू कर दिया, अब वेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसमें तीन सिनेरियो हैं। अगर ये एसलेट करके बर्ड ऊपर की तरफ उड़ रहा है, ठीक, एसलेट करके ऊपर की तरफ उड़ रहा है, तो एयर की वजह से जो फोर्स लगाएगा वो अपने वेट से ज़्यादा लगाएगा। ठीक है, बर्ड कैसे उड़ता है, बर्ड उड़ने की प्रोसेस में क्या होता है कि नीचे एयर को नीचे पुश कर रहा होता है, जिससे इस पे फोर्स ऊपर लगता है और वो इसके वेट को बैलेंस कर लेता है। ठीक, तो अगर एक ही लेवल पे उड़ रहा है तो उसने एयर को पुश किया होगा अपने वेट के बराबर, तो टेंशन वही रहेगा जो कि पहले था। मैं तीनों बातें समझाता हूँ। अगर एक ही लेवल पे उड़ रहा है, सेम लेवल पे उड़े चले जा रहा है वो, ठीक है, एसलेट नहीं कर रहा है, एसलेशन उसका जीरो है, ना एसलेट ऊपर कर रहा है ना एसलेट नीचे कर रहा है, एसलेशन उसका जीरो है, तो जो टेंशन होगा वो अभी भी उनके दोनों के वेट के बराबर ही होगा। लेकिन अगर बर्ड जो है वो ऊपर की तरफ एसलेट कर रहा है, ऊपर की तरफ एसलेट कर रहा है, तो टेंशन जो है उनके कंबाइंड वेट से ज़्यादा हो जाएगा। और तीसरी बात, अगर जो बर्ड है वो नीचे की तरफ एसलेट कर रहा है तो टेंशन जो है उनके कंबाइंड वेट से कम हो जाएगा। तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ ऐसा कुछ कहा नहीं है उन्होंने कि ये बर्ड कैसे उड़ रहा है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो कांस्टेंट जीरो एसलेशन से उड़ रहा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर बन जाएगा सी पार्ट। और ये सारी चीज़ें कंडीशंस कब एप्लीकेबल होंगी, जब एयर टाइट बॉक्स है। अगर केज वाला बॉक्स होगा तो जब वो हवा को पुश करेगा, वो हवा तो जो है वो केज में कुछ केज में टकराएगी, बाकी तो जमीन में टकराएगी, तो केज हल्की हो जाएगी। ठीक है, अगर केज वाला बॉक्स होगा तो केज हल्की हो जाएगी, एयर टाइट है तब ये तीनों कंडीशंस हैं। स्टील बर्ड इज फ्लोटिंग इन ए ट्रॉ ऑफ ए मरकरी steel ball is floating in a trough of mercury. If we fill the empty part of the trough with water, what will happen to the steel ball? तो बहुत ही सिंपल है। मान लिया एक डिप्रेशन है, उसमें मरकरी भरा हुआ है और एक स्टील की बॉल है जो फ्लोट कर रही है। लेट से ये स्टील की बॉल है जो फ्लोट कर रही है, ठीक, और ये मरकरी भरा हुआ है। यानी अभी इसका जो वेट है वो मरकरी के बाइंसी फोर्स से बैलेंस हो रहा होगा। उसने कुछ लिक्विड, कुछ मरकरी के अंदर सबमर्ज्ड है, कुछ हिस्सा अपना मरकरी के अंदर सबमर्ज कर रखा है, और उससे जो बाइंसी फोर्स मिलेगा वो इसके वेट को बैलेंस करेगा। अब सिचुएशन ये है कि अब वो कह रहे हैं कि अब इसमें थोड़ा पानी भरना भी शुरू कर रहे हैं हम। तो अगर आप थोड़ा वाटर भरोगे तो पानी का भी तो एक बाइंसी फोर्स आना शुरू हो जाएगा, और पानी का बाइंसी फोर्स आ जाएगा तो पानी भी कहेगा थोड़ा सा वेट तो मैं भी इसका बैलेंस करूँगा, तो इसको थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा ताकि मरकरी में इसका वॉल्यूम कम हो जाए, मरकरी से लगने वाला बाइंसी फोर्स कम हो जाए, ताकि पानी का भी बाइंसी फोर्स काम में आ सके। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले ये मरकरी में ही था, सिर्फ मरकरी था, तो मरकरी से ही इतना बाइंसी फोर्स लेगा कि अपने वेट को बैलेंस कर ले। फिर आपने पानी भरा, तो अब इसका वेट जो है वो पार्शियली बैलेंस होगा पानी से और पार्शियली बैलेंस होगा मरकरी से। तो पहले मरकरी पूरा वेट बैलेंस कर रहा था, अब मरकरी
थोड़ा कम वेट बैलेंस कर रहा है, तो पहले मरकरी ज़्यादा बाइंसी फोर्स दे रहा होगा, अब मरकरी कम बाइंसी फोर्स देगा, तो कम बाइंसी फोर्स करने के लिए लिक्विड डिस्प्लेस भी तो कम होना चाहिए, और लिक्विड डिस्प्लेस कम तब होगा जब ये स्फीयर बाहर की तरफ आएगा। तो ये कहाँ मूव करेगा? इट विल मूव अप। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। ए बॉडी जस्ट फ्लोटिंग इन ए लिक्विड, जस्ट फ्लोटिंग है, ठीक है, इसका मतलब वो इस तरह से फ्लोट कर रही होगी। मान लिया ये लिक्विड है जिसका अपर लेवल ये है, और बॉडी की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी एकदम बराबर है, तो बॉडी जो है वो इस तरह से फ्लोट करेगी, एकदम अपर सरफेस से टच होके, इस तरह से। दोनों की डेंसिटी बराबर है, नेट फोर्स 0। अब कह रहे हैं हमने उसको हल्का सा पीछे, हल्का सा नीचे पुश कर दिया, तो अगर आप उसको हल्का सा पुश कर दोगे और रिलीज करोगे तो 2-3 सिचुएशन है वो समझ लेते हैं। अगर हमें पुश करने की प्रोसेस में हमने हल्की सी वेलोसिटी उसको इम्पार्ट कर दी, तो वो उसी वेलोसिटी से बॉटम तक चला जाएगा, क्योंकि उस पर नेट फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चला जाएगा बॉटम तक, ठीक। तो आंसर इसका जो बनेगा वो बनेगा बी पार्ट, सिंक टू द बॉटम। इसमें एक चीज जो है इंपॉर्टेंट है वो मानी गई होगी कि लिक्विड जो भी है वो आइडियल लिक्विड है, कोई विस्कोसिटी नहीं, कोई विस्कस फोर्स नहीं, ठीक। दूसरी बात, अगर मैंने इसको पुश करके अंदर पुश किया और एक पोजीशन पे ले जाके छोड़ दिया, ठीक है, वेलोसिटी नहीं इंपार्ट करी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक पॉइंट में कि मैंने उसको अंदर मान लिया यहाँ इस पोजीशन तक पुश किया और फिर उसको वहीं रोका और रिलीज कर दिया, रेस्ट में रिलीज किया, तो ये वहीं के वहीं रुका रहेगा, कहीं ना नीचे जाएगा ना ऊपर आएगा, वहीं के वहीं रुका रहेगा। तो दोनों केसेस आपको समझ में आने चाहिए कि अगर पुश करते टाइम कुछ वेलोसिटी दे दी है तो ये उसी वेलोसिटी से मूव करता चला जाएगा नीचे तक, और अगर हमने पुश करके एक सर्टेन डेप्थ पे ले जाके उसको रेस्ट से रिलीज किया तो वहीं रुका रहेगा, ठीक है। तो वहीं रुका रहेगा, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है। स्टार्ट ऑसिलेटिंग एंड सिंक टू द बॉटम दिया है, तो फिर हम क्या आंसर टिक करेंगे? सिंक टू द बॉटम। A cork ball is floating on the surface of water in a beaker. The beaker is covered with a bell jar and the air is evacuated. What will happen to the ball? ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। जैसे मान लिया एक बीकर है, बना ही लेते हैं, और उसको इस तरह से कवर किया हुआ है, इस तरह से एक बेल जार है, ठीक है, और उसमें मान लिया एक कॉर्क की बॉल है और ये फ्लोट कर रही है, ये लिक्विड है, पानी है, और अब एयर भी कंसीडर करनी है आपको, क्योंकि हम इवैक्यूएट कर रहे हैं, एयर बाहर निकालेंगे। तो मान लिया ये एयर थी, यहाँ पे ये एयर है। तो अगर अब हम पूरा एक टू द पॉइंट बात करें तो बात ये होगी कि इसका जो वेट होगा वो 2 बाइंसी फोर्स से बैलेंस कर रहा होगा। इसका जो वेट mg होगा वो 2 बाइंसी फोर्स से बैलेंस कर रहा होगा, एक तो बाइंसी फोर्स वाटर का होगा और एक बाइंसी फोर्स एयर का होगा। अब कह रहे हैं अब हमने वैक्यूम पंप लगा के सारी एयर जो है वो बाहर खींच लिए, सारे एयर बाहर खींच लिए, अंदर वैक्यूम बना दिया, काइंड ऑफ वैक्यूम बना दिया, ठीक। तो इसका मतलब एयर का बाइंसी फोर्स तो खत्म हो गया। अब एयर्स का बाइंसी फोर्स खत्म हो गया तो एयर का तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया, तो सारा का सारा वेट कौन बैलेंस करेगा? पानी का बाइंसी फोर्स ही बैलेंस करेगा। तो पानी का बाइंसी फोर्स बढ़ जाएगा, और पानी का बाइंसी फोर्स बढ़ाने के लिए इसको पानी के अंदर थोड़ा सा और घुसना पड़ेगा, तो इसका आंसर बनेगा सिंक अ लिटिल, ए पार्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एयर को जब हम बाहर खींच लेंगे तो एयर का बाइंसी फोर्स खत्म हो जाएगा। पहले तो दोनों बाइंसी फोर्स मिलकर वेट को बैलेंस कर रहे थे, अब सारी जिम्मेदारी वाटर के बाइंसी फोर्स पे आ पड़ी है। अब पानी का बाइंसी फोर्स अकेला mg को कब बैलेंस करेगा? तो वो कहेगा मुझे बढ़ना पड़ेगा। मान लिया न्यूमेरिकल वैल्यू से समझ लेते हैं, मान लिया पहले ये 10 न्यूटन था और पानी का बाइंसी फोर्स 8 न्यूटन था, एयर का 2 न्यूटन था। अब एयर का बाइंसी फोर्स खत्म हो गया तो पानी के बाइंसी फोर्स को बढ़ के 10 न्यूटन होना पड़ेगा, तभी तो वेट को बैलेंस कर पाएगा। अब पानी का बाइंसी फोर्स बढ़ेगा कैसे? जब तक वो पानी के अंदर घुसेगा नहीं। तो ये जो बॉल है ये थोड़ा सा पानी के अंदर जाएगी, पानी का बाइंसी फोर्स बढ़ाएगी और इतना बढ़ाएगी कि उसके वेट के बराबर ना हो जाए। तो आंसर क्या बनेगा? सिंक अ लिटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। एन आइस क्यूब कंटेनिंग ए पीस ऑफ लेड फ्लोट्स इन ए वाटर। एक आइस क्यूब पानी में फ्लोट कर रहा है, उसके अंदर एक लेड का पीस भी है, लेड भारी होता है, ठीक। तो डायग्राम समझिए फिर आप। ये मान लिया कंटेनर है,
इसमें एक आइस क्यूब है ये, इस तरह से, और उसके अंदर एक लेड शॉट है, लेड का पीस है एक, इस तरह से मान लें, और ये फ्लोट कर रहा है लिक्विड में, इस तरह से ये फ्लोट कर रहा है। अब कह रहे हैं जब ये मेल्ट करेगा तो लेवल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मैं आपको टोटल 3 बात समझाऊंगा जो आगे के न्यूमेरिकल्स में भी काम आएंगी, इस लेवल पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक, पहली बात, और नोट कर लेनी, आपको याद कर लेनी, अगर ये सिर्फ आइस होती और आइस मेल्ट कर रही होती, तो आइस मेल्ट करके वही लिक्विड में कन्वर्ट होती जिस लिक्विड में फ्लोट कर रही है, आइस मेल्ट करके उसी डेंसिटी का लिक्विड बनाती जिस लिक्विड में फ्लोट कर रही है। अगर यहाँ सिर्फ आइस होती और वो मेल्ट करके वही लिक्विड बनाती जिस लिक्विड में वो फ्लोट कर रही है, तो वाटर लेवल में या उस लिक्विड के लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली 3 बातें समझनी है। अभी जो लेड शॉट अंदर है वो भूल जाइए, अभी सिर्फ सॉलिड और लिक्विड की बात कर रहे हैं मेल्ट करने की। अगर सॉलिड मेल्ट करके वही लिक्विड बना रहा है जिस लिक्विड में, जिस डेंसिटी के लिक्विड में वो फ्लोट कर रहा है, तो लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सॉलिड मेल्ट करके हल्का लिक्विड बना रहा है तो लेवल बढ़ जाएगा, अगर सॉलिड मेल्ट करके भारी लिक्विड बना रहा है तो लेवल कम हो जाएगा। तो 3 बातें तो पहले ही आपको ध्यान रख लेनी है, लिख लेनी है, याद कर लेनी है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि अगर सॉलिड में कोई और ऑब्जेक्ट फंसा हुआ है तो उसके 2 केस हैं। अगर जब सॉलिड मेल्ट करता है और वो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाता है तो लेवल कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर सिंक कर रहा है तो पहले ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा था, तो फ्लोट कर रहा था तो अपने वेट के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा था, अब सिंक कर रहा है, अब सिंक कर रहा है तो सिर्फ अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस कर पा रहा है बेचारा, तो लेवल कम हो जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट फ्लोट ही करता रहा, जैसे मान लिया मैं कहूँ इसमें लकड़ी का टुकड़ा था आइस के अंदर, अब आइस मेल्ट कर गई, आइस तो पानी में मिल गई, लकड़ी का टुकड़ा फ्लोट कर जाएगा। तो पहले भी फ्लोट कर रहा था लकड़ी का टुकड़ा आइस की हेल्प से, अब अकेले भी फ्लोट कर रहा है, दोनों केस में फ्लोट ही कर रहा है। तो इसका मतलब दोनों केस में उसने जो लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा वो अपने वेट के ही बराबर होगा, और जब लिक्विड वेट के बराबर ही डिस्प्लेस करेगा तो लेवल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर सॉलिड का टुकड़ा, सॉलिड जो है वो सिंक कर जाएगा तो लेवल कम हो जाएगा, और फ्लोट कर जाएगा तो लेवल सेम रहेगा। तो इसमें जो है वो सिंक कर जाएगा तो लेवल क्या है, वो फॉल हो जाएगा। ए पार्ट।